अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। पहले 4 न्यूमेरिकल हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 5 से ऑनवर्ड्स एक्सरसाइज के रिमेनिंग सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, अपने वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और अपने 5th न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का जो है उसे सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, एन एयरप्लेन विंग इज डिजाइंड सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज 450 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ एयर below the wing is 410 meter per second. What is the pressure difference between the top and bottom of the wing? Density of air is also given. तो स्टूडेंट्स वो ये कह रहा है कि आपके पास एक विंग है एयरप्लेन का, और उस विंग को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसके टॉप पे जो स्पीड है वो 450 मीटर पर सेकंड रहे, और जो उसका बॉटम है वहाँ पे उसकी स्पीड 410 मीटर पर सेकंड रहे। तो अगर ये दो स्पीड्स के दरमियान इतना डिफरेंस हो तो प्रेशर के दरमियान कितना डिफरेंस होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द विंग ड्रॉ करते हैं। ये स्टूडेंट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग बना रहे हैं। अगर आप विंग को साइड से देखें तो वो साइड से हमें लेट्स सपोज इस तरह की एक शेप के अंदर विंग नज़र आ रहा है, और इस विंग पे जब एयर फ्लो कर रही है तो वो एयर स्ट्रीम लाइंस की शक्ल में जाएगी, और इसके अपर पार्ट पे भी इस तरह से करके फ्लो करती हुई आगे की तरफ जाएगी, और लोअर पार्ट पे भी विंग इस जो एयर है वो फ्लो करते हुए आगे की तरफ जाएगी। और स्टूडेंट्स, जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने इस आर्टिकल में सीखा था कि जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे हम उसे इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि लोअर पार्ट पे जो स्पीड है वो कम हो जाए और अपर पार्ट पे स्पीड ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर अपर पार्ट पे स्पीड ज़्यादा होगी तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, और लोअर पार्ट पे स्पीड कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और इस डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से हमारा जो एयरप्लेन है उसमें लिफ्ट प्रोड्यूस होगी। लेट्स सपोज जो अपर पार्ट पे हमारी स्पीड है स्टूडेंट्स, हम उसे नाम दे देते हैं v1 का, और जो लोअर पार्ट पे हमारी स्पीड है स्टूडेंट्स, हम उसे नाम दे देते हैं V2 का। V1 जो है वो V2 से ज़्यादा है, जो हमें यहाँ पे बताया भी हुआ है। और स्टूडेंट्स, अगर हम हाइट्स की बात करें तो इन नॉर्मल हमें पता है कि हमारे जो कमर्शियल प्लेन्स हैं वो 30,000 फीट से ज़्यादा हाइट पे उड़ते हैं। 30,000 से लेके 38,000 फीट की हाइट तक हमारे जो कमर्शियल प्लेन्स हैं वो उड़ रहे होते हैं। तो अगर हम हाइट्स की बात करें तो ग्राउंड में बहुत नीचे से कहीं चलते हुए हाइट आएगी, और वो हाइट इस लोअर पार्ट ऑफ विंग पे अगर हम H2 कह लें और अपर पार्ट ऑफ विंग पे अगर हम उस हाइट को H1 कह लें, तो स्टूडेंट्स अगर हम इस डिफरेंस की बात करें तो ग्राउंड लेवल तो बहुत नीचे कहीं पे जाके आता है। इसी तरह से अगर इस हाइट की बात करें तो ये भी ग्राउंड लेवल से बहुत ज़्यादा। तो अगर यहाँ पे हम H1 और H2 का डिफरेंस देखते हैं वो तो हमें बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, लेकिन अगर इसको कंपेयर करें ग्राउंड लेवल से तो हमारे पास ये डिफरेंस बहुत कम आता है। तो हम कह सकते हैं कि कैलकुलेशन में H1 और H2 के डिफरेंस ने कोई बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करना। तो हम लोग कह सकते हैं कि H1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू H2। हमारा H1 और H2 इस केस में तकरीबन इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हम इनका जो डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हैं वो ग्राउंड से देख रहे हैं। और स्टूडेंट्स, अगर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं, जो अपर एंड है वहाँ पे जो हमारा प्रेशर है हम उसे P1 कह देते हैं, और जो लोअर एंड है वहाँ पे जो हमारा प्रेशर है हम उसे P2 का नाम दे देते हैं। तो ये जो प्रेशर है इसके दरमियान भी डिफरेंस होगा। जो नीचे वाला प्रेशर होगा वो यकीनन ज़्यादा होगा क्योंकि स्पीड वहाँ पे कम है, और हमारे इस विंग को एक लिफ्ट मिलेगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और वो लिफ्ट नीचे से ऊपर की तरफ आएगा प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 की जगह की वजह से। तो स्टूडेंट्स, हम इसका डाटा यहाँ पे लिखते हैं। जो डाटा हमारे पास गिवन है उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। जो गिवन डाटा हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और वो डाटा क्या है? स्पीड
across the top of the wing is 450 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स जो v1 है, जो अपर पार्ट पे स्पीड है वो है 450 मीटर पर सेकेंड, ये अपर पार्ट पे स्पीड है। और जो लोअर पार्ट पे विंग के स्पीड है उसे हम लोगों ने स्टूडेंट्स नाम दिया है v2 का, और वो जो v2 है हमारे पास वो 410 मीटर पर सेकेंड है। ये स्पीड है लोअर पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स दोनों स्पीड्स हमें दे दी गई और साथ में डेंसिटी ऑफ एयर हमें वो भी दे दी गई है जो 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। हम इसे भी यहाँ पे लिख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और स्टूडेंट्स एक हमने और भी एज्यूम किया कि दोनों हाइट्स जो हैं वो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, तो हम लोग कह सकते हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि H2 और H1 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपस में बराबर हैं, ये इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये सारी कैलकुलेशंस जो हम लोगों ने करनी है वो हमें प्रेशर डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए करनी है। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि वो प्रेशर डिफरेंस नीचे से ऊपर की तरफ होने वाला है। तो स्टूडेंट्स फिर हमें जो फाइंड आउट यहाँ पे करना है वो बेसिकली करना है P2 माइनस P1। जो स्टूडेंट्स हमारे पास बॉटम पे प्रेशर है उसमें से हम लोग टॉप वाले प्रेशर को माइनस करेंगे तो हमें वो प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा, जिस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारा प्लेन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन फिर करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेशंस में स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये एक्सट्रैक्ट किया गया है बर्नौलीज इक्वेशन से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन की ही एक एप्लीकेशन है। हम उसको यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। हमें इक्वेशन याद है जो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सम होता है प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। ये स्टूडेंट्स इक्वल होता है P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो स्टूडेंट्स ये इसके इक्वल होता है। अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है P2 माइनस P1। तो स्टूडेंट्स P2 माइनस P1 करने के लिए हम दोनों प्रेशर की वैल्यूज़ जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये P2 और ये P1, इन दोनों को इक्वेशन के एक तरफ लिख देते हैं और बाकी सारी टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स P2 माइनस P1 आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एक रिजल्ट देखा कि हमारे पास H1 और H2 आपस में इक्वल है। H1 इज इक्वल टू H2। तो स्टूडेंट्स अगर H1 और H2 आपस में इक्वल हो तो रो GH1 और रो GH2 ये जो हमें फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं ये दोनों फैक्टर्स इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों फैक्टर्स इक्वल हों तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों को कैंसल आउट कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट साइड से। तो अगर ये कैंसल आउट हो जाएं तो बाकी जो इक्वेशन हमारे पास बचती है ये कैंसिल आउट क्यों हुए स्टूडेंट्स, क्योंकि H1 और H2 दोनों आपस में इक्वल थे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो बचती है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर और ये इक्वल आ जाता है P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें जिसमें प्रेशर्स को हम एक तरफ ले जाएं और बाकी सब को दूसरी तरफ ले जाएं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है हमारे पास हाफ रो V1 स्क्वायर और इस ये जो दूसरे राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये फैक्टर है, अगर हम इसे उठा के इस तरफ ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास P2 पहले से पड़ा हुआ था और इस P1 को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस का P1 हो जाएगा। अब अगर हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो स्टूडेंट्स P2 माइनस P1 ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि ये जो दोनों टर्म्स हैं इनमें से हाफ
रो को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 1/2 यानी हाफ, और जो रो की वैल्यू है वो है हमारे पास 1.29, उसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं और फिर ब्रैकेट के अंदर v1 स्क्वायर है, v1 की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स 450 और हम इसका स्क्वायर लेंगे और फिर माइनस करेंगे v2 जिसकी वैल्यू है 410। तो स्टूडेंट्स हम इसका भी स्क्वायर करेंगे और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा हमारे पास ये रिलेशन आ गया। इसको अगर हम लोग यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स जब 1.29 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास जो बचेगा वो आ जाएगा 0.645 और ब्रैकेट के अंदर 450 का जो स्क्वायर है अगर हम ये लेते हैं तो 202,500 ये 450 का स्क्वायर माइनस 410 इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है 168,100 और स्टूडेंट्स इनको माइनस करें और कैलकुलेटर पे हम लोग इसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P2 माइनस P1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि है स्टूडेंट्स 22.188 इंटू 10⁻³ पास्कल। और स्टूडेंट्स अगर हमने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में किलो पास्कल की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको 1000 पे डिवाइड करके P2 माइनस P1 हम इस तरह से लिख सकते हैं 22 किलो पास्कल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रेशर डिफरेंस आ गया और अगर हम इस प्रेशर डिफरेंस को देखते हैं तो ये बड़े इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कि अगर हमारे पास इस तरह से विंग डिज़ाइन किया गया हो कि उसके अपर पार्ट पे जो स्पीड है वो v1 यानी कि 450 मीटर पर सेकंड हो और लोअर पार्ट पे 410 मीटर पर सेकंड हो तो फिर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा जो कि 22 किलो पास्कल का प्रेशर डिफरेंस होगा और इस प्रेशर डिफरेंस से हमारे प्लेन को अपवर्ड डायरेक्शन में एक लिफ्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6.6 न्यूमेरिकल स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके सामने लिखी है द रेडियस ऑफ एओर्टा इज अबाउट 1.0 सेंटीमीटर। The blood flowing through it has a speed of about 30 centimeter per second. स्टूडेंट्स हमारे पास एओर्टा है जिसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर के करीब है और उसमें से जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो स्टूडेंट्स एओर्टा क्या होता है ये हमें पता है, ये वो मेन आर्टरी है जो हमारे ब्लड को कैरी करती है हमारे हार्ट में से और पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। तो ये ट्यूब की फॉर्म में होगी और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। Calculate the average speed of blood in capillaries using the fact that although each capillary has a diameter of about 8 into 10⁻⁻⁴ centimeter, there are literally millions of them so that their total cross-sectional area is about 20,000 centimeter square. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास एक मेन आर्टरी है जो हार्ट में से ब्लड को कैरी करके लेके आ रही है, लेकिन जब ये आगे आती है तो ये मिलियंस ऑफ डिफरेंट आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है और ये ब्लड जो है वो इन सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब हमारे पास यहाँ से ब्लड आ रहा था तो यहाँ से आते हुए ब्लड की जो स्पीड थी वो तकरीबन 30 सेंटीमीटर
पर सेकंड थी। और अगर इन सारी छोटी छोटी आर्टरीज को हम लोग कंबाइन करें, इन सारी कैपिलरीज का टोटल एरिया देखें, तो वो एरिया बन जाता है 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर हम लोगों को यहाँ पे बतानी है कि इन सब में फ्लो करते हुए ब्लड की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम डेटा यहाँ पे लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है, गिवन डेटा। तो स्टूडेंट्स, डेटा हमें क्या क्या गिवन है? सबसे पहले रेडियस हमें दे दिया गया है। इस रेडियस को हम लोग नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स R1। ये आयोटा का रेडियस है जो कि 1.0 सेंटीमीटर है। और अगर स्टूडेंट्स हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हमें पता है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है 100 के साथ, या हम इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10⁻⁻² के साथ। तो 1 इंटू 10⁻⁻², ये स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियस आ जाएगा। अगर हम लोग ब्लड जो इसमें से फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड की बात करें तो स्टूडेंट्स हम उसे V1 का नाम दे देते हैं, और वो स्पीड यहाँ पे गिवन है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं कि सेंटीमीटर को अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना है या 10⁻⁻² के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। तो स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास स्पीड आ गई जो कि है V1, जिसे हमने नाम दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स आखिर में बताई गई, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया सारी कैपिलरीज का, तो उससे हम लोगों ने नाम दिया A2। और स्टूडेंट्स, वो जो A2 है वो हमारे पास बराबर है 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और अगर स्टूडेंट्स इसे भी हम लोगों ने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 2000 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स 10⁻⁻² से, यानी ये हमारे पास बन जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। या स्टूडेंट्स, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.2 मीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया आ जाएगा यहाँ पे। और स्टूडेंट्स, हम इसको यूज़ करके अपने सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि हमें हमेशा जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम वहाँ पे किस चीज़ को फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो भी लाजमी लिखते हैं। तो हम बेटा एक और हेडिंग बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे क्या हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं टू फाइंड। और टू फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड हम लोगों ने निकालनी है। और एवरेज स्पीड को स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं V2 के साथ, और वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और उसे फाइंड आउट करने के लिए फिर हम चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, ये एक बेसिक सिंपल सी एप्लीकेशन है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। हमें पता है, हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, जिसमें हमने देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। A1 V1 इज इक्वल टू A2 और V2। ये प्रोडक्ट स्टूडेंट्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इस केस में A1 जो है ये हमारे पास एरिया है हमारे एओर्टा का, और A2 जो है वो कंबाइंड एरिया है आगे निकलने वाली मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कैपिलरीज का। अगर हम उसके कंबाइंड एरिया की बात करें तो वो A2 है हमारे पास। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड, जिसे हम लोगों ने V2 का नाम दिया हुआ है। तो हम इसे रीअरेंज कर लेंगे A1 V1, और ये जो A2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, ये दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर हम इसे फर्दर
सॉल्व करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो V2 है किसके इक्वल है। अब स्टूडेंट्स एरिया A1 तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें R1 गिवन है और हमें पता है क्योंकि ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस केस में वो पाई R1 स्क्वायर आ जाएगा इस A1 की जगह पे। साथ में स्टूडेंट्स जो V1 है वो इसी तरह से लिखा रहेगा और हम इसे डिवाइड कर देंगे A2 के साथ। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन में मौजूद सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, तो हम उन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पाई इसी तरह से लिखा रहने देंगे। जो R1 है उसकी वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁻², और स्टूडेंट्स ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। और साथ में V1 लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 30 इंटू 10⁻⁻²। स्टूडेंट्स इसको इसी तरह से लिख देंगे और इन दोनों टर्म्स को हम लोग डिवाइड करेंगे A2 पे, जो कि है हमारे पास 0.2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बनता हुआ नज़र आ गया है। अगर इसको हम सॉल्व करने की तरफ जाते हैं तो स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कैलकुलेटर से इन सारी वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास न्यूमरेटर के अंदर जो आंसर आता है वो आता है 942 इंटू 10⁻⁻⁶, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास पड़ा हुआ है 0.2। और फिर स्टूडेंट्स जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा 4.71 इंटू 10⁻⁻⁴। और स्टूडेंट्स ये स्पीड है, वेलोसिटी है, तो इसका यूनिट हमारे पास आएगा मीटर पर सेकंड। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम अपने इस आंसर को जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम इसको सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना चाहें तो हम इसको रख सकते हैं, और इस केस में हम 1 और 7 इन दोनों को ड्रॉप करेंगे। तो जब 7 ड्रॉप होगा तो स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि 7 ड्रॉप होगा तो 4 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक, हम 7 को अगर ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴। और जो हमारे पास स्पीड है हमें पता है ये हमेशा मीटर पर सेकंड में लिखी जाती है, तो इसलिए हमारे पास जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में हमारे पास आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी उस फ्लूइड की जो कि ब्लड है और हमारी कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 6.7। स्टेटमेंट है, हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी इफ एयर मूविंग with 3.0 meter per second along it can replenish the air in a room of 300 cubic meter volume every 15 minutes. Assume the air's density remains constant. तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि एक हीटिंग डक्ट है, एक कमरा है, एक रूम है, लेट्स सपोज इस साइज़ का एक रूम है, और स्टूडेंट्स इस रूम का जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ स्पेसिफिक अमाउंट का वॉल्यूम होगा। तो इस रूम का जो वॉल्यूम है उसे हम लोग कैपिटल वी के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। और स्टूडेंट्स इसके एक एंड पे एक हीटिंग डक्ट लगा है, लेट्स सपोज इसका एक एंड है जहाँ पे इस साइज़ का एक हीटिंग डक्ट लगा है जहाँ से एयर इसके अंदर एंटर होती है। तो स्टूडेंट्स अगर एयर यहाँ से इसके अंदर एंटर हो रही है तो वो कह रहा है हाउ लार्ज मस्ट हीटिंग डक्ट बी, हीटिंग डक्ट कितना लार्ज होना चाहिए कि अगर उसमें से जो एयर इसके अंदर एंटर हो रही है उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड हो
और इस रूम का जो टोटल वॉल्यूम है वो 300 क्यूबिक मीटर हो, और हर 15 मिनट के बाद हम इस पूरी एयर को यहाँ पे रिप्लेनिश कर सकें, यानी इस कमरे के अंदर जितनी भी एयर है उस सारी एयर को यहाँ पे मौजूद नई आने वाली एयर रिप्लेस कर सके। तो स्टूडेंट्स, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो डेटा हमारे पास मौजूद है हम उस डेटा को यहाँ पे प्लेस करते हैं गिवन डेटा की हेडिंग के अंदर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमें चीज़ यहाँ पे बताई गई है वो स्पीड ऑफ एयर है। जो एयर हमारे पास मूव कर रही है, अगर उसकी स्पीड को स्मॉल v के साथ रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स वो है 3.0 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ एयर है। और वो जिस रूम में जा रही है उस रूम का वॉल्यूम भी हमें दे दिया गया है। उस वॉल्यूम को हम लोग कैपिटल V के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 300 क्यूबिक मीटर के बराबर है। और जो टाइम लग रहा है इसको कम्प्लीटली फिल करने में वो है स्टूडेंट्स 15 मिनट। और हमें पता है कि हम मिनट्स में तो अपनी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, हमें इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो मिनट्स को सेकंड्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है? हमें पता है कि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इसलिए हम इसे 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 900 सेकंड्स। यानी 900 सेकंड में हमने कंप्लीट रूम में मौजूद सारी एयर को रिप्लेनिश करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके डेटा को तो हम लोगों ने लिख लिया, अब आगे चलते हैं और क्या हमें फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पूछा ये गया है कि हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी, यानी इसके अंदर जो एंटर होने के लिए, एयर के एंट्रेंस के लिए हमने हीटिंग डक्ट बनाया हुआ है, उस हीटिंग डक्ट का साइज क्या होना चाहिए, और उस साइज को हम लोग इन टर्म्स ऑफ रेडियस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। साइज ऑफ हीटिंग डक्ट, हमें साइज ऑफ हीटिंग डक्ट फाइंड आउट करना है और हम उसको इन टर्म्स ऑफ रेडियस देख रहे हैं कि हमारे हीटिंग डक्ट का रेडियस क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं और इसकी कैलकुलेशंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी कैलकुलेशन में हमें पता है, हम जानते हैं कि यहाँ पे ये रिलेशन होना चाहिए फ्लो रेट का। हमें पता होना चाहिए कि कितना फ्लो रेट, कितना वॉल्यूम इसके अंदर एंटर हो रहा है। और हमें पता है कि जो प्रोडक्ट होती है दो चीज़ों की, एरिया और स्पीड, ये होती है कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट हमारे पास इक्वल होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने सीखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट होता है वो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं कि इस केस में अगर हम बात करें, क्योंकि ये सर्कुलर है तो हमारे पास जो एरिया है वो इस केस में इक्वल आएगा पाई आर स्क्वायर के, और साथ में v इसी तरह से लिखा रहा, और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ओवर टाइम। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे r फाइंड आउट करना है, तो हम r स्क्वायर को यहीं पे लिखा रहने देते हैं और बाकी सारी टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ पे जो पाई लिखा हुआ है अगर हम उसको इस तरफ ले आए तो पाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और साथ में जो v लिखा हुआ है जो कि स्पीड है वो भी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी और r वहाँ पे पड़ा रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, इनको सब्सटीट्यूट करते हैं। वॉल्यूम हमारे पास है 300, टाइम जो हमारे पास मौजूद है वो है 900 सेकेंड्स, साथ में स्टूडेंट्स पाई है, हमें कैलकुलेटर में डायरेक्ट इसकी वैल्यू मिल जाएगी जो कि 3.1
4 के इक्वल होती है और साथ में स्पीड है यहाँ पे लिखी हुई। जो स्पीड है स्टूडेंट्स ये भी गिवन है जो कि 3.0 इसके बराबर है। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है जो कि हमारे पास आती है 0.0354। लेकिन स्टूडेंट्स हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.035 और 4 और फिर जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट्स हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आ जाएगी 0.188 और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा मीटर्स के अंदर। और अगर इसको थोड़ा राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास 0.19 मीटर आ जाता है राउंड ऑफ करने के बाद। स्टूडेंट्स अगर हमें इसे कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर्स के अंदर तो हम इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1919 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास साइज होना चाहिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो रूम है वो 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट एयर को रिप्लेनिश कर सके। तो फिर उसमें जो हीटिंग डक्ट है उसका साइज 19 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 6.8। स्टेटमेंट है एन एयरप्लेन डिज़ाइन कॉल्स फॉर अ लिफ्ट ड्यू टू द नेट फोर्स ऑफ द मूविंग एयर ऑन द विंग ऑफ अबाउट 100 Newton per meter square of wing area. Assume that air flows past the wing of an aircraft with streamline flow. If the speed of the flow past the lower wing surface is 160 meter per second, what is the required speed over the upper surface to give a lift of 1000 Newton per meter square? तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 6.8। स्टेटमेंट है एन एयरप्लेन डिज़ाइन कॉल्स फॉर अ लिफ्ट ड्यू टू द नेट फोर्स ऑफ मूविंग एयर ऑन द विंग ऑफ अबाउट 1000 Newton per meter square of wing area. Assume that air flows past the wing of an aircraft with streamline flow. If the speed of the flow past the lower wing surface is 160 meter per second, what is the required speed over the upper surface to give a lift of 1000 Newton per meter square? The density of air is 1.29 kilogram per cubic meter and assume maximum thickness of wing to be 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमें उस एक क्वेश्चन दिया जा रहा है बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन में से ही कि लेट्स सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स एक विंग है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिखाते हैं। उसका साइड व्यू स्टूडेंट्स ये आपके सामने विंग का मैं बना के दिखा रहा हूँ। इस तरह का एक विंग है। अगर हम साइड से देखें तो हमें कुछ इस तरह का फील होता है। अब इस विंग पे जब एयर फ्लो करती है तो हमें पता है हमें इस तरह का डिज़ाइन बनाया जाता है कि एयर इसके अपर पार्ट से स्ट्रीम लाइंस की फॉर्म में आगे की तरफ जाए और जो अपर पार्ट है वहाँ पे स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के करीब करीब हों और अगर लोअर पार्ट पे देखें तो वो स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे से ख़ास फासले पे मौजूद हों। यानी अपर पार्ट पे जो स्पीड हो आपकी एयर की, अगर लेट्स सपोज उस स्पीड को हम v1 का नाम देते हैं और जो लोअर पार्ट पे स्पीड है उसे v2 का नाम देते हैं, तो अपर पार्ट की स्पीड ज़्यादा हो और लोअर पार्ट पे जो स्पीड है वो कम हो। इसका एडवांटेज ये होगा कि अपर पार्ट पे अगर प्रेशर P1 और लोअर पार्ट पे जो प्रेशर है अगर वो P2 हो तो लोअर पार्ट का प्रेशर अपर पार्ट के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा और हमारे जो विंग है उसको एक लिफ्ट एक्सपीरियंस होगी और वो लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह से मिल रही होगी जो कि इन दोनों प्रेशर के डिफरेंस की वजह से
मिल रही होगी। तो स्टूडेंट्स यही पूछा जा रहा है कि अगर आपके एक पार्ट पे स्पीड बता दी जाए तो आप दूसरे पार्ट पे स्पीड को बताएं। तो स्टूडेंट्स हम डाटा यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स जो डाटा गिवन है हमारे पास वो ये बताया गया है कि सबसे पहले जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो लोअर पार्ट पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और अपर पार्ट पे प्रेशर कम होना चाहिए। इसलिए जो प्रेशर डिफरेंस है वो P2 माइनस P1 के बराबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो प्रेशर डिफरेंस हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो है स्टूडेंट्स 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये प्रेशर डिफरेंस बता दिया गया। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, Assume that air flows past the wing of an aircraft with streamline flow. Flow जो है स्टूडेंट्स हमारा वो streamline है। If the speed of flow past the lower wing surface is 160 मीटर पर सेकेंड, जो लोअर है पार्ट वहाँ पे जो स्पीड है वो 160 मीटर पर सेकेंड है। यानी स्टूडेंट्स हमें V2 की वैल्यू बता दी गई जो कि 160 मीटर पर सेकेंड है। और स्टूडेंट्स साथ में what is the required speed over the upper surface to give a lift of 1000? Density of air is also given. रो की वैल्यू भी स्टूडेंट्स हमें बता दी गई है जो कि 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। Assume that maximum thickness of wing to be 1 मीटर। और स्टूडेंट्स हमारे विंग की जो मैक्सिमम थिकनेस है यानी जो हाइट्स का डिफरेंस है नीचे लोअर पार्ट और अपर पार्ट पे जो हमारे विंग की हाइट का डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो भी हमें बता दिया गया है। और वो डिफरेंस अगर हम हाइट्स की फॉर्म में लिखें तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे देख सकते हैं कि ये जो लोअर पार्ट है हमारे विंग का यहाँ की जो हाइट है और जो अपर पार्ट की जो हमारे पास हाइट है इन दोनों में डिफरेंस बताया गया। अपर पार्ट की हाइट को अगर हम स्टूडेंट्स H1 कहें और लोअर पार्ट की हाइट को हमें H2 कहें तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है हम उसे H1 माइनस H2 का नाम दे सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंस आएगा H1 माइनस H2 और ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि ये 1 मीटर है। ये थिकनेस है हमारे पास। तो हम लोग स्टूडेंट्स इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि H1 माइनस H2। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 1 मीटर के इक्वल। तो स्टूडेंट्स क्या पूछा गया हमसे, पूछा गया व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पीड ओवर द अपर सरफेस। अपर सरफेस पे जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग बनाते हैं टू फाइंड। क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम लोग, तो स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं स्पीड जो कि अपर एंड पे मौजूद है और स्टूडेंट्स हमने उसे नाम दिया हुआ है V1 का। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे V1 फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स हम उस V1 को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेशंस में स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये बेसिक एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की। तो स्टूडेंट्स हम बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। स्टूडेंट्स ये इक्वल होता है P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन बन जाती है। अब स्टूडेंट्स हमें जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो V1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फिर इसका मतलब है कि V1 को हम इस पूरी इक्वेशन में एक तरफ रहने देंगे और बाकी जो सारी टर्म्स हैं हम उन्हें उठा के इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे और इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे हमारे V1 की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो इस केस में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है जहाँ पे V1 लिखा हुआ है वो ये वाला एक्सप्रेशन है।
तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को हम उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बचेगा हाफ रो v1 स्क्वायर। इसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे रहने दिया और बाकी सारी टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। स्टूडेंट्स पहले लिखा हुआ है वहाँ पे p2 और ये जो p1 हमारा लेफ्ट साइड पे मौजूद था हम इसे राइट साइड पे ले जाते हैं, तो p2 माइनस p1 स्टूडेंट्स ये बच जाता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है हाफ रो v2 स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स इसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हमारे पास रो gh2, तो स्टूडेंट्स ये रो gh2 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम इसको उठा के इस तरफ ले आए तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा माइनस रो gh1। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ रो v1 स्क्वायर और राइट साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है p2 माइनस p1 और प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, और इन दोनों टर्म्स में से हम लोग रो और g इसे कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो यहाँ पे बचेगा वो आ जाएगा h2 माइनस h1। तो स्टूडेंट्स यकीनन आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी। अब अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो स्टूडेंट्स एक और चीज़ भी हमारे पास मौजूद है और वो है स्टूडेंट्स ये 1/2 और साथ में रो, हम इन्हें भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स v1 स्क्वायर कुछ इस फॉर्म में बचेगा कि 2 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो स्टूडेंट्स रो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है अगर इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और फिर बाकी सारी टर्म्स इसी तरह से लिखी रहेंगी p2 माइनस p1 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। और स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन है वो h1 माइनस h2 है, तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और उसे बाहर लिख दें तो माइनस रो g बचेगा, और जो h2 था ये प्लस का था ये माइनस में चला जाएगा, और h1 माइनस का था ये प्लस में चला जाएगा, और हमारे पास h1 माइनस h2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं तो हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स v1 स्क्वायर कुछ इस तरह से आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय रो, और स्टूडेंट्स जो रो है हमारे पास ये 1.29 के बराबर है, हमने इसकी वैल्यू लगा दी, और स्टूडेंट्स ब्रैकेट में p2 माइनस p1 लिखा हुआ है, और स्टूडेंट्स p2 माइनस p1 की वैल्यू भी हमें पता है जो कि 1000 है, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं प्लस हाफ, और स्टूडेंट्स इसके बाद रो है और रो की वैल्यू हमें पता है 1.29 और साथ में v2 का स्क्वायर है, और v2 स्टूडेंट्स हमारे पास है 160 और ये इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, माइनस फिर से रो जो कि 1.29 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 के साथ जो कि g की वैल्यू है, और h1 माइनस h2 लिख देंगे जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास 1 के बराबर है, और ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सारे का सारा एक्सप्रेशन जो आपके पास लिखा हुआ है हम इसको बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेटर पे लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो सोल्यूशन के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2713.78, और स्टूडेंट्स ये v1 स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो अगर हम लोग v1 फाइंड आउट करना चाहें तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 2713.78, तो स्टूडेंट्स इस पूरी वैल्यू का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 164.7
मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट हम अगर इसे राउंड ऑफ करते हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 165 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लिफ्ट प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए हमारे पास अगर अपर एंड के ऊपर स्पीड 165 मीटर पर सेकंड और लोअर एंड पे स्पीड 160 मीटर पर सेकंड मेंटेन करेंगे तो फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने इस एक्सरसाइज के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 6.9। स्टूडेंट्स अगर इसकी स्टेटमेंट देखें, व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मेंस फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर होज कनेक्टेड टू द मेंस टू रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि अगर शहरों में किसी जगह पे आग लग जाए और उस आग को बुझाने के लिए वहाँ पे फायर होज इस्तेमाल करते हैं। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो पानी जो है उसे होज के थ्रू उस जगह पे थ्रो करती हैं जहाँ पे आग लगी हो। तो स्टूडेंट्स हमारे सिटी के मेंस में से पानी चाहिए और वो वाटर जो है हमने 15 मीटर की हाइट तक पहुँचाना है। अगर इस हाइट तक आपने पानी को पहुँचाना हो तो फिर आपने ये बताना है कि कितना गेज प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। तो स्टूडेंट्स जो डेटा हमारे पास यहाँ पे गिवन है उसे लिख लेते हैं। गिवन डेटा के अंदर स्टूडेंट्स हमें सिर्फ एक ही चीज़ बताई गई है कि कितनी हाइट को हम लोगों ने अचीव करना है। यानी अगर हम हाइट की बात करें तो स्टूडेंट्स वो हाइट दो हाइट्स के दरमियान डिफरेंस होगा h1, दो हाइट्स के दरमियान डिफरेंस होगा h1 माइनस h2 और वो स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पे 15.0 मीटर। ये स्टूडेंट्स हाइट है। और एक हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में भी सीखा था कि जब भी वाटर की बात होगी तो वाटर की डेंसिटी जो है स्टूडेंट्स हमें इसे मेमोराइज करना है, हमें इसे ज़ुबानी याद रखना है जो कि 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमें पता होना चाहिए। अब क्या फाइंड आउट करने को कह रहे हैं हमें स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि गेज प्रेशर फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स गेज प्रेशर क्या होगा इस केस में? ये प्रेशर का डिफरेंस होने वाला है। कौन से प्रेशर का डिफरेंस? P2 माइनस P1। ये स्टूडेंट्स डिफरेंस इन प्रेशर है जिसे हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी बेसिक उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन का। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन जो कि है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 और स्टूडेंट्स ये इक्वल होता है P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है। अब इसको आगे लेके चलने से पहले एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए क्योंकि सिटी मेंस की बात हो रही है तो सिटी मेंस के अंदर जो स्पीड है हमारे फ्लूइड की वो कांस्टेंट रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो V1 है ये इक्वल होगा V2 के। तो स्टूडेंट्स अगर V1 और V2 ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हमें ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है हाफ रो V1 स्क्वायर और हाफ रो V2 स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं आपस में इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारे पास जो रिलेशन है स्टूडेंट्स वो रिड्यूस हो जाता है और वो इस फॉर्म में बच जाता है P1 प्लस रो GH1 और ये इक्वल आ जाता है
P2 प्लस रो GH2। तो स्टूडेंट्स इस तरह का ये एक्सप्रेशन बन जाता है। और हमें डिफरेंस चाहिए P2 माइनस P1 का, तो स्टूडेंट्स हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं रो GH1 और इसको उठा के इस तरफ ले आए तो माइनस रो GH2। और स्टूडेंट्स P2 पहले ही राइट साइड पे लिखा हुआ था और P1 को भी उठा के राइट साइड पे ले आते हैं तो P2 माइनस P1। ये हमारे पास इस तरह का एक रिलेशन बन जाता है। स्टूडेंट्स अगर इसे रीअरेंज करें थोड़ा सा P2 माइनस P1 और जो स्टूडेंट्स हमारी ये वाली साइड है, अगर यहाँ से आप रो और जी इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास H1 माइनस H2 बच जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड हमें नज़र आ रही है, इस राइट साइड के ऊपर सारी वैल्यूज़ हमें पता है तो हम इन्हें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले रो जिसकी वैल्यू है हमारे पास 1000 और स्टूडेंट्स इसके साथ जी लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 9.8 और H1 माइनस H2 ये भी गिवन है और इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 15। हम ये वैल्यू भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो जब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो P2 माइनस P1 को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 147 और 000 पास्कल। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ रहा है। और अगर इस आंसर को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके लिखें तो स्टूडेंट्स P2 माइनस P1 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये 1.47 इंटू 10⁵ पास्कल ये बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ जाता है कि प्रेशर डिफरेंस हमारे पास इतना होना चाहिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है वो 15 मीटर की हाइट को अटेन कर सके। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 6। हमने इसकी सारी थ्योरी को भी कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज को देखा, एग्जांपल्स को देखा और फाइनली हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हमने उन्हें भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एग्जाम्पल्स भी न्यूमेरिकल भी। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।